हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के इस थर्ड वीडियो के अंदर, थर्ड लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड एक्चुअली क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड व्हाट आर द डिफरेंट रूल्स विच आर एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। हमने पार्टनरशिप की फीचर्स में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था दैट देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब ये जो एग्रीमेंट होगा, ये एग्रीमेंट के पीछे रीज़न क्या है कि भाई देखिए, एक से ज़्यादा लोग बिजनेस को कर रहे हैं और इट मे बी पॉसिबल कि उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाए, कुछ भी कंट्रोवर्सीज हो जाए, आपस में लड़ाई झगड़ा किसी भी पॉइंट के ऊपर हो सकता है। तो अगर ये आपस में लड़ेंगे तो आगे बिजनेस को कैसे कैरी करेंगे। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले ही एक एग्रीमेंट कर लिया जाता है ना। अब एग्रीमेंट के अंदर सारे वो पॉइंट्स जिन पर इन फ्यूचर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो सकती है, वो सारे पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं। अब दिस एग्रीमेंट में बी ओरल, या तो उसको ओरल रखा जाए या फिर वो एग्रीमेंट क्या हो सकता है, रिटन हो सकता है। और मैंने आपको बताया भी था कि ओरल एग्रीमेंट का कोई बेस अल्टीमेटली नहीं होता, और ये हम बातें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इट इज़ बेटर टू राइट द ऑल दोज टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन द पेपर, और उसको रिटर्न के अंदर लिख लिया जाए तो बेटर है। और जब उसको रिटर्न में लिख लिया जाता है तो दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड व्हाट, पार्टनरशिप डीड। ये एक टाइप का पार्टनरशिप फर्म का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक, फाइन, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। जैसे कंपनीज के अंदर कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, तो पार्टनरशिप फर्म का, क्योंकि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म आर एक्चुअली डिस्क्लोज्ड इन पार्टनरशिप डीड। अब अगर कोई कंट्रोवर्सी बाय दी वे बाय चांस बिटवीन द पार्टनर्स कुछ क्रिएट होती है या कहीं और भी क्रिएट होती है, तो फर्स्ट कोर्ट विल आस्क फॉर द पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड मंगवाकर जो कंडीशंस और जो बातें पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, अकॉर्डिंगली फर्म क्या जो कोर्ट होगी वो उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन देगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले कि पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, इट इज एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और इसके अंदर सारी वो बातें, वो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट्स लिखे होते हैं जिसके ऊपर पार्टनरशिप जो है हमारी वो अल्टीमेटली आगे वर्क करती है। तो अब हम देखेंगे कि भाई पार्टनरशिप डीड के फीचर्स क्या क्या होते हैं, ये हम समझे इसमें। देखिए, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो रिटन डॉक्यूमेंट होता है और रिटन एग्रीमेंट होता है। ओरल होगा तो वो ओरल जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, दोज वर नॉट कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। जब तक रिटन में नहीं होगा तब तक वो पार्टनरशिप डीड अल्टीमेटली नहीं बन सकता। सेकेंड पॉइंट है, पार्टनरशिप डीड सर्व्स एज एन एविडेंस, सर्व्स एज एन एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। मैंने अभी आपको क्या बताया कि भाई पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको देखकर ही कोर्ट जो पार्टनर्स के आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या जो भी दूसरे मैटर्स हैं, उसके अंदर सबसे पहले वो क्या मंगवाएगी, पार्टनरशिप डीड मंगवाएगी, और अकॉर्डिंगली फिर क्या करती है, अपना डिसीजन देती है उसके अंदर। लेट्स सपोज कि हम ये बोल सकते हैं कि भाई पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2, और बाद में कोई पार्टनर बदल गया और उसने बोला कि नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 होना चाहिए, और उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए और वो कोर्ट ऑफ लॉ में गए। तो वहां पर कोर्ट सबसे पहले आपसे बोलेगी कि भाई आप क्या करें, अपनी पार्टनरशिप डीड लेकर आए। अब उसने पार्टनरशिप डीड में देखा दैट 5:3:2 इज मेंशन्ड, तो फिर अकॉर्डिंगली वो डिसीजन देगी कि भाई जब आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर 5:3:2 का रेशियो मेंशन्ड है तो बेटर यू शुड फॉलो द रेशियो ऑफ 5:3:2, ठीक है ना, रादर देन फॉलोइंग 1:1:1, या जो भी उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स में सबसे पहले ये एक एविडेंस की तरह काम करता है, और इसी को देख करके जो कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट होती है वो उसको एज एन एविडेंस मानती है, और एविडेंस मानने के बाद में फिर अपना फाइनल डिसीजन पार्टनर्स के बीच में सुनाती है। थर्ड पॉइंट इज इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर कौन साइन करेंगे, सारे पार्टनर सिग्नेचर करेंगे, और जब तक सारे पार्टनर सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक ये अल्टीमेटली किसी काम का ही नहीं होगा। तो लीगल डॉक्यूमेंट, हम तो बात ही स्टार्टिंग से कर रहे हैं कि भाई ये क्या होता है, सारी लीगल कॉन्फ्लिक्ट्स को क्लियर करने के लिए पार्टनरशिप डीड का क्रिएशन किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। और इस लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर जितनी भी पार्टनर्स आपकी फर्म में, वेदर दे आर एक्टिव और स्लीपिंग, दे हैव टू साइन दोज दैट स्पेसिफिक पार्टनरशिप डीड। फोर्थ पॉइंट है, it should be duly stamped as per Indian Stamp Act 1889। देखिए,
हमने क्या बात करी, इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, और लीगल डॉक्यूमेंट जो होता है वो स्टैम्प के ऊपर बनता है। तो इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889 के अंडर में इसको प्रॉपरली स्टैम्प्ड होना चाहिए। जितने का भी स्टैम्प लगता है उतने का स्टैम्प बेसिकली उसके ऊपर लगा हुआ होना चाहिए, और अगर वो लगा हुआ नहीं हुआ तो ये फिर पार्टनरशिप डीड, भाई अगर मान लो कि 1000 रुपीज़ का स्टैम्प है और अगर आप उसको कम के 500-600 पर बना रहे हैं तो फिर उस केस में ये एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं अज्यूम होगा। जितने की स्टैम्प की रिक्वायरमेंट है उतने का स्टैम्प उसके ऊपर बेसिकली लगना चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए बस अल्टीमेटली एज पर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट इज नॉट एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड। भाई देखिए, मैंने आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में बता दिया कि भाई ये भी ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो। देखिए, अगर रिटर्न में नहीं है और ओरल एग्रीमेंट है तो बाय डिफॉल्ट ये मान लिया जाएगा कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। उनके बीच में कोई भी रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस फिक्स ही नहीं हुए। कोर्ट ऑफ लॉ ये मानेगी कि भाई आपके बीच में कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्चुअली फिक्स नहीं हुई है जब तक आपकी पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं है। रिटर्न में नहीं है तो हम ये मानेंगे कि भाई कोर्ट ये मानेगी कि इन पार्टनर्स के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट एक्चुअली है ही नहीं। तो मैंने आपको बताया उसके अंदर कि भाई रिटर्न एग्रीमेंट की कोई ऐसी कंपल्शन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर नहीं होती। एग्रीमेंट में भी ओरल और रिटर्न, लेकिन ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भाई जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर एसोसिएशन बनाकर कोई बिजनेस करेंगे तो नेचुरली उनके बीच में कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट होगा। भाई अगर 2 लोग एक 2 व्हीलर पर बैठ कर कहीं जाते हैं तो उनके बीच में भी एक इम्प्लाइड एग्रीमेंट अल्टीमेटली होता है उसके अंदर कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कौन सा रूट फॉलो करना है, ये सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो एग्रीमेंट तो होगा, लेकिन जब तक रिटर्न में नहीं होगा तो कोर्ट ऑफ लॉ ये मानेगा कि भाई इनके बीच में एग्रीमेंट अल्टीमेटली था ही नहीं। और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर कि भाई इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस में फिर जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होता तो टेबल ए के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। इन द सेम वे अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर कोर्ट के अपने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अपने कुछ स्टैंडर्ड प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस को पार्टनरशिप को फॉलो करना पड़ेगा। कोर्ट ये पूछेगी भी आपके पास पार्टनरशिप डीड है, नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो स्टैंडर्ड प्रोविजंस हैं उन स्टैंडर्ड प्रोविजंस की बेसिस पर फर्म का डिसीजन अल्टीमेटली सुनाएगी। जैसे उसने कहा कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी इक्वल। अब अगर डीड है, डीड में मेंशन्ड है तो ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो उसके अकॉर्डिंग मान लिया जाएगा, नहीं तो फिर वो बोल देगी कि भाई इट शुड बी इक्वल। कोई पार्टनर की किए गए कोई भी एक्टिविटी के ऊपर कोई सैलरी कोई रेम्यूनरेशन ना दिया जाएगा, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का स्टैंडर्ड प्रोविजन है। तो अगर आपकी डीड में मेंशन नहीं है तो फिर इस रूल को फॉलो किया जाएगा। तो अपने उनके कुछ स्टैंडर्ड प्रोविजंस हैं, उनके स्टैंडर्ड रूल्स हैं, वो फिर अगर आपकी डीड नहीं है या कोई डीड के अंदर कोई स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन नहीं है तो इन दैट केस फिर रूल्स प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल। देखिए, और उसके बाद एक पॉइंट और मैं बता दूं आपको उसमें कि टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी चेंज्ड बाय कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसका मीनिंग ये होगा कि भाई ये जरूरी नहीं है कि एक बार पार्टनरशिप डीड बन गई तो फिर वो हमेशा के लिए परमानेंट होगी, ऐसा नहीं होता। देयर मे बी सम चेंजेस और एडिशंस, मतलब आप उसको एडिट कर सकते हो अल्टीमेटली, मींस उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन कोई चेंजेस अल्टीमेटली हम क्या कर सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। लेकिन ये जो चेंजेस आएंगे ये बेसिकली तब आएंगे जब सारे के सारे पार्टनर्स उस चेंज के ऊपर क्या हो, एक्चुअली एग्री हो, उनकी कंसेंट हो। जैसे आपने आप क्लास 12 के अंदर और उसके अंदर पढ़ रखा है कि भाई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब चेंज इन पीएसआर होता है तो चेंज इन पीएसआर में क्या होगा, पुराना रेशो कैंसिल करके न्यू रेशो के अकॉर्डिंग वो लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो पुराना रेशो तो कैंसिल करना पड़ेगा ना। तो मींस एक प्रोविजन आपको चेंज करना है, मींस आपकी देखा जाए तो पार्टनरशिप डीड में क्या हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ABC 3 पार्टनर्स थे, 4th पार्टनर फर्म के अंदर एंटर हुआ, तो अब पुराना
पुराना जो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट है वो कैंसिल करके एक नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें 4 पार्टनर्स होंगे। 4 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर रिटायर हो गया तो 4 का कैंसिल करके 3 का करना पड़ेगा, एक की डेथ हो गई, है ना। तो अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये होता है कि ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में जो प्रोविजन एक बार मेंशन हो गया इट कैन नॉट बी चेंज्ड। आप उसको अल्टीमेटली चेंज कर सकते हो बट दैट चेंज शुड बी कैरिड बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। तो ये हमारे सारे के सारे फीचर्स थे पार्टनरशिप डीड के। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के कौन कौन से डिफरेंट कंटेंट्स एक्चुअली होते हैं, मींस पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी मेन बातें लिखी जाएंगी। जैसे इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स का नाम, ठीक है, पार्टनर का नेम, जो भी उनका अल्टीमेटली जो भी डिस्क्रिप्शन होगा तो वो डिस्क्रिप्शन पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किया जाएगा। उनका नेम, उनका एड्रेस, उनके अकाउंट्स डिटेल, सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट द पार्टनर्स, पार्टनर की जो भी जानकारी होगी वो डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स जो होगा पार्टनरशिप डीड के अंदर होगा। इन द सेम वे डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म का डिस्क्रिप्शन मींस ये फॉर्म एक्चुअली कितने पार्टनर्स हैं, किस टाइप का बिजनेस करेगी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे ये एक नेक्स्ट पॉइंट भी है, इसमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का मीनिंग होगा कि ये बिजनेस कहाँ से बेसिकली कंडक्ट करेगी, पार्टनरशिप फॉर्म जो है ये कहाँ से बिजनेस को कंडक्ट करेगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस। तो उसका प्रिंसिपल प्लेस भी उसके अंदर अल्टीमेटली मेंशन होगा। नेचर ऑफ द बिजनेस, फोर्थ पॉइंट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस, किस टाइप का ये बिजनेस करेगी, बिजनेस की फर्म है, प्रोफेशन की फर्म है, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, ट्रेडिंग फर्म है, एडवर्टाइजिंग फर्म है, किस टाइप का अल्टीमेटली ये बिजनेस मार्केट में कंडक्ट करेगी, ये भी इसके अंदर मेंशन होगा। उसके बाद एक बहुत जो कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट हो सकता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस बंदे ने कितनी कैपिटल इनिशियली कंट्रीब्यूट की थी, वो भी इस पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होगा। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो वो भी इसके अंदर मेंशन किया जाएगा। तो व्हाट द अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशंस बाय द पार्टनर, पार्टनर की कैपिटल कंट्रीब्यूशन का अमाउंट भी इसमें आ जाएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इसके अंदर मेंशन किया जाएगा, कितने रेट के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, दैट विल आल्सो बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। बिसाइड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये बेसिकली इसके अंदर मेंशन की जाएगी, है ना। और फिर उसके अलावा किस तरह से पार्टनर विड्रॉल करेंगे मनी को, वो भी मेंशन होगा। भाई कभी कभी क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर उनमें आपस में एग्रीमेंट होता है कि साल में एक बार ही विड्रॉल किया जाएगा या मंथली बेसिस पर विड्रॉल किया जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, क्वार्टरली बेसिस पर विड्रॉल होगा, हाफ ईयरली विड्रॉल होगा, व्हाटएवर जैसे भी होगा, या जब चाहेंगे तब विड्रॉल हो जाएगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें भी उसके अंदर मेंशन की जाएंगी। और किस तरह से आईओडी कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दैट विल आल्सो बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। बिसाइड्स ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले होना चाहिए था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पार्टनर्स के बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, किस रेशियो के अंदर पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट, दैट विल आल्सो बी डिस्क्लोज्ड और मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। उसके बाद फिर होगा अपना नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने, ये बाहर का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं, क्योंकि वो तो जैसे अगर फर्म ने किसी बैंक से लोन लिया तो उसके ऊपर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बैंक ही डिसाइड करेगा। बट अगर किसी पार्टनर ने पर्सनली कोई लोन फर्म को दिया है तो उस लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, किस अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा, दैट विल आल्सो बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। अच्छा, बिसाइड्स इसके अपना नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सैलरी और वी कैन से रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स। रेम्यूनरेशन इज बेटर टर्म। रेम्यूनरेशन का मीनिंग होगा कि अगर कोई पार्टनर अपनी सर्विसेज फर्म को देता है तो उन सर्विसेज के अगेंस्ट उस पार्टनर को फर्म से इन रेम्यूनरेशन क्या अमाउंट रिसीव होगा, उसको कंसिडरेशन में क्या मिलेगा, और क्या पर मंथ है, परसेंटेज बेसिस पर है, कमीशन है तो कितना परसेंट होगा, सैलरी है तो क्या पर मंथ होगी, क्वार्टरली होगी, ईयरली होगी, दैट विल आल्सो बी मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड। बिसाइड्स उसके अलावा वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, अगर कोई एसेट का वैल्यूएशन किया जाएगा तो वो किस तरह से होगा, वैल्यूएशन एसेट विल आल्सो बी मेंशन्ड इन दिस। उसके अलावा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है ना, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर किस तरह से आपके बिजनेस के अकाउंट सेटल होंगे, किस फॉर्म में आप बिजनेस के अकाउंट्स को मेंटेन करोगे, दैट विल आल्सो बी मेंशन्ड इन द। बिसाइड्स अकाउंटिंग पीरियड का मीनिंग होगा भाई हमने अकाउंटिंग पीरियड, प्रिंसिपल एक होता है अकाउंटेंसी में, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि भाई अकाउंटिंग पीरियड एक्चुअली क्या होगा। इट विल बी फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च और फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, सॉरी, और फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31
मार्च, या जो भी आप उस पीरियड को फॉलो करते हो, तो दैट पीरियड शुड ऑल्सो बी मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड अकाउंटिंग पीरियड का उसके अंदर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट होगा अपना राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर के जो भी हुकूक होंगे, जो भी उनके राइट्स होंगे, उनके अधिकार होंगे वो, और उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऑब्लिगेशंस जो होंगे वो सारे भी किसके अंदर, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होंगे। उसके बाद पार्टनरशिप की अगर कोई ड्यूरेशन है स्पेसिफिक, तो दैट ड्यूरेशन विल आल्सो बी मेंशन्ड इन दैट। उसके अलावा फिर अपना होगा एक बैंक ऑपरेशंस, बैंक के ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होंगे, चेक पर किन लोगों की साइन होगी, किस तरह से पेमेंट्स होंगे और किस तरह से पेमेंट रिसीव होंगे, वो सब इसके अंदर होंगे। और उसके बाद फाइनली सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। अच्छा, इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स अभी ज़्यादा लिए नहीं उसके अंदर, जैसे कि भाई अगर मोड ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, अगर कोई पार्टनर नया फर्म के अंदर आएगा तो उसको किस तरह से एडमिशन दिया जाएगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। कोई पार्टनर रिटायर होगा तो रिटायर के लिए उसको कब से नोटिस देना पड़ेगा, कब वो रिटायर हो सकता है, ऑल दीज टर्म्स एंड कंडीशंस आर आल्सो डिस्क्लोज्ड इन पार्टनरशिप डीड। फर्म के अमलगमेशन की क्या प्रोसीजर होगी, अगर फर्म को अगर किसी इसके अंदर, अच्छा जैसे इसके अंदर होता है कि अगर एक और कंसेप्ट होता है, वो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया तो इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में, या फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो इंसॉल्वेंसी की कंडीशन के अंदर क्या रूल्स फॉलो किए जाएंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल फॉलो करेंगे, या गार्नर वर्सेस मरे का रूल फॉलो किया जाएगा, जो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसकी डेफिशिएंसी को बेयर करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स अल्टीमेटली सिर्फ आप ये समझ के चलें कि भाई वो सारे कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स जिसके ऊपर कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, ऑल दोस पॉइंट्स आर एक्चुअली मेंशन्ड इन व्हाट, पार्टनरशिप डीड। तो अब आई होप पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स और पार्टनरशिप डीड के फीचर्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इन केस इफ यू फील एनी क्वेरी, एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी एंड ऑल ऑफ यू आर वाचिंग नजीब हाशमी's lectures. Thank you.